सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए जो हम पढ़ेंगे क्लास 10 का आपका भूगोल का पहला चैप्टर। आपका नाम क्या है? संशोधन एवं विकास। ये आपका पहला चैप्टर है। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। ये आपका वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट ना पड़े, इसमें आपको कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। आपको यहाँ हर एक सब्जेक्ट को, ऑल सब्जेक्ट क्लास 10 का तैयारी कराया जाएगा। इससे आपका एग्जाम में 450 प्लस आप स्कोर आराम से कर सकते हैं। बस आप क्लास पे कंटिन्यू बने रहिएगा, नोट्स बनाते ही चलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने जितना भी आस पड़ोस में क्लास 8 9 10 का स्टूडेंट है सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 8 9 10 का सबको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी कंटेंट दिया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संसाधन एवं विकास, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी करते। चलिए देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है। देखिए देखिए इसको थोड़ा जूम करते हैं, रुकिए थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन इसमें है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैव संसाधन नहीं है? देखिए जैव संसाधन किसको बोलते हैं? मतलब जिसमें जीवन होता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग जैव संसाधन बोलते हैं। जैसे कि ऑप्शन दिया मनुष्य, ऑप्शन बी दिया पशु, ऑप्शन सी दिया वनस्पति जात, ऑप्शन डी दिया चट्टान। क्या बोला हम लोग को? जैव संसाधन नहीं है। तो क्या आ जाएगा? चट्टान हम लोग क्या है? अजैव संसाधन, यानी बोल सकते हैं हम लोग ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, इनमें से कौन नवीकरण योग्य संसाधन है? देखिए ऑप्शन है चट्टान, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए नवीकरण योग्य संसाधन किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नवीकरण योग्य संसाधन बोलते हैं। तो हम लोग क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सौर ऊर्जा इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी है खादर, ऑप्शन बी है रेगर, ऑप्शन डी है बांगर। देखिए जलोढ़ काली मृदा को हम लोग क्या नाम जानते हैं? और इसका नाम से रेगर है। क्या नाम है? रेगर नाम से भी जानते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी है बांगर, ऑप्शन सी है लाल मृदा, ऑप्शन डी है पीली मृदा। देखिए नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं हम लोग? खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, किस मिट्टी में लोह युक्त धातु की अधिकता होती है? ऑप्शन लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हम लोग का लोहे की किस मिट्टी लोहे की अधिक धातु की अधिकता होती है? किस मिट्टी में होती है हम लोग का? लाल मिट्टी में अधिकता होती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, लोग किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है नवीकरण नवीकरण युग, ऑप्शन बी है जैव संसाधन, ऑप्शन सी है अनवीकरण युग, ऑप्शन डी है प्रवाह। देखिए हम लोग का लोग किस प्रकार का संसाधन? अनवीकरण युग संसाधन। किस प्रकार का? अनवीकरण युग संसाधन है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, बांगर एवं खादर किस प्रकार की मिट्टी है? ऑप्शन है काली जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन डी है पर्वतीय मिट्टी। देखिए बांगर और खादर हम लोग किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाए। किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है, किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन है खादर, ऑप्शन बी है बांगर, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। देखिए किस प्रकार की मृदा में हम लोग का कंकड़ मात्रा अधिक होती है? तो बांगर में अधिक होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? ऑप्शन ए है 43%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 40%। देखिए क्या बोला क्वेश्चन है, भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो पठारी भाग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर? हम लोग का 27%, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 27% का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, देखिए समरूपता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? समरूपता मतलब समाप्त करने पर, समाप्त के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 6। तो देखिए समाप्तता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का था? हम लोग का 2 प्रकार का, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2012। क्या बोला? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन तो कब किया गया था? 1992 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या जगह? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। देखिए 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन कह दिया हम लोग का, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कृषि योग्य भूमि, ऑप्शन बी है बंजर भूमि, ऑप्शन सी है चारागाह, ऑप्शन डी है वन भूमि। देखिए जिस प्रकार की मतलब ऐसा खेत जिसमें हम लोग का खेत भूमि खेती कर जिसमें उसको क्या बोलते हैं हम लोग कृषि योग्य भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृषि योग्य भूमि है। तो ये आपका ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग का है, देखिए अभी हम लोग का है अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न। ये आपका 1 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का आएगा आपका क्वेश्चन? 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का आ सकता है। ऑब्जेक्टिव आपका 1 मार्क्स आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन सब आपका X मार्क्स में आ सकता है, या फिर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है कभी कभी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिए मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण। देखिए मानव निर्मित मतलब जो मनुष्य खुद बनाया है उसका 5 उदाहरण हम लोग को देने बोल रहा। तो क्या कहा जाएगा? उद्योग हम लोग खुद बनाते हैं, मशीन भी खुद बनाते हैं, मकान, बांध, परिवहन, ये सब क्या हम लोग का मानव निर्मित संसाधन है। यानी 5 बोला है। देखिए क्या कहा? उद्योग, मशीन, मकान, बांध और परिवहन, ये क्या हम लोग का मानव निर्मित संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है? जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सॉरी जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है? देखिए नदियों द्वारा लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। कौन सी मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं? जो मृदा हम लोग को नदी द्वारा आता है, नदी द्वारा लाई गई मृदा को क्या कहते हैं हम लोग? जलोढ़ मृदा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, लेटराइट मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? लेटराइट मृदा किस फसल का अधिक उपयुक्त है? देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। किस मृदा के लिए लेटराइट मृदा किस फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? याद रखिए काजू के लिए। किसके लिए? काजू के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का 16 नंबर है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की है? तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार? 2 प्रकार। क्या क्या? खादर और बांगर। क्या आ जाएगा? खादर और बांगर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है, काली मृदा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? देखिए किसके लिए मानी जाती है? काली मृदा कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। लिखेंगे इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? कपास मृदा या काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बस इसका मेन टर्म याद रखिएगा कपास। क्या याद रखिएगा? इसका मेन टर्म कपास याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1992 के द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का होना आवश्यक है? तो क्या आ जाएगा? कितने प्रतिशत? क्या आ जाएगा? 33। मेन इसका आपका की पॉइंट क्या है? इसका 33% याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 33%। यानी आप इनसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 1992 के अनुसार 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का होना आवश्यक है, या फिर आप डायरेक्ट 33% याद रखिएगा, इसमें आपका कम चल जाएगा। चलिए अभी देखते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। क्या देखेंगे अभी? लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये आपका 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का आ सकता है। ये आपका 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है, सतत प्रश्न विकास से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सतत प्रश्न विकास से आप क्या समझते हैं? देखिए सतत प्रश्न विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान में विकास की क्रिया को चलती रहे और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन की बचा सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है? जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बिना नुकसान पहुंचाए कह सकते हैं, उसको हम लोग मतलब यूज भी करेंगे, प्लस हम लोग उसको भविष्य के लिए भी हम लोग रखेंगे, इसको अच्छे से रखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सतत प्रश्न विकास उसको कहते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है? देखिए देखिए पहले देखते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधन देखते हैं। चलिए देखिए दोनों में अंतर पूछा हम लोग को। देखिए पहले देखते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधन। देखिए नवीकरणीय संसाधन का हम पढ़ते हैं। देखिए इस संसाधन का प्रयोग बार बार किया जा सकता है। क्या है? इसका प्रयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। इस संसाधन का पुनर्निर्माण प्रकृति द्वारा पुनः किया जाता है। इस संसाधन क्या प्रकृति द्वारा अपने फिर से बन जाता है? यह संसाधन क्या प्रकृति द्वारा फिर से बन जाता है। अगला दिया है नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है, जल। देखिए जल हम लोग फिर से देखिए जल गिरता है ऊपर से, फिर वाष्प बन के ऊपर चल जाता है, पेड़ पौधे फिर से उग जाता है, हम लोग का जीव जंतु भी मर जाते हैं फिर पैदा होते हैं, पवन ऊर्जा भी आता जाता रहता है, सूर्य ऊर्जा भी क्या हम लोग बार बार ये बनते रहता है। ये हम लोग क्या है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण याद रखिए। क्या क्या? जल हुआ, पेड़ पौधे हुआ, जीव जंतु हुआ, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सब क्या हम लोग का नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। चलिए अभी देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन के किसको बोलते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे हम लोग? सॉरी थोड़ा रुकिए, इसको इधर रखते हैं साइड में। चलिए इन संसाधनों का उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, यानी ये हम लोग का एक बार उपयोग करेंगे तो ये दोबारा हम लोग को नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। इस संसाधनों का पुनर्निर्माण नहीं हो पाता, मतलब ये दोबारा नहीं बन पाता है। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण क्या क्या हम लोग का? खनिज संपदा, कोयला, लौह अयस्क, सब क्या हम लोग का अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण याद रखें। मेन उदाहरण क्या क्या है इसका? खनिज संसाधन, कोयला, लौह अयस्क क्या है इसका उदाहरण? इसको उदाहरण को मैंने याद रखेगा, कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है उदाहरण लिखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का जैव संसाधन किसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का जैव संसाधन किसे कहते हैं। देखिए ऐसे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त है उसे जैव संसाधन कहते हैं। मतलब जिसमें जीवन होगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग जैव संसाधन बोलते हैं। जैसे कि मनुष्य हुआ, पशु हुआ, मछली हुआ, वनस्पति, सब क्या हम लोग का जैव संसाधन का उदाहरण है। क्या आ जाएगा, पशु, मनुष्य, मछली, वनस्पति, सब क्या हम लोग का जैव संसाधन का उदाहरण है। जिसमें जीवन होगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग जैव संसाधन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहा जाता है। इससे पहले हम लोग पढ़े इसको, चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं हम लोग। जी कि नवीकरण संसाधन किसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहता है हम लोग नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या क्या किया था हम लोग याद किए थे, जैसे कि हुआ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, फिर हम लोग का जल हुआ था, ये सब क्या हम लोग का नवीकरण संसाधन का उदाहरण होना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है। क्या बोला, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है। देखिए संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षपन, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण। यानी हम लोग देखिए आपको आजकल देखते हैं आप लोग क्या था, हम लोग गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे हम लोग का इस साल नियम है कि 6 महीने गर्मी रहता है, 6 महीना ठंडा रहता है, लेकिन नहीं आजकल हम लोग का महीना गर्मी क्या रहा है, 10 महीने तक, 10 मंथ तक हम लोग क्या गर्मी रह जा रहा है, ठंडा हम लोग को बहुत कम पड़ रहा है। ये किस लिए हम लोग का, क्योंकि हम लोग देखिए संसाधन हम लोग को संसाधन का हम लोग क्षति पहुंचा रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, फिर हम लोग का देखिएगा आजकल टाइम से पानी नहीं गिरता है। किसके कारण हो रहा है, जो हम लोग संसाधन को हानि पहुंचा रहे हैं ना, इसी कारण से हम लोग का सारा संतुलन बिगड़ चुका है। तो इसको याद रखिएगा आंसर को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 24 है, काली मृदा में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। देखिए काली मृदा में लोग कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। देखिए काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मृदा अपरदन किसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मृदा अपरदन किसे कहा जाता है। देखिए मृदा के कटाव, उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी मृदा का काटेंगे या फिर उसका बहाव होगा तो क्या बोलेंगे, उसको मृदा अपरदन कहते हैं। प्राकृतिक कारणों एवं मानव निर्मित कारणों के द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का बहाव हो जाता है, उससे मृदा अपरदन कहते हैं। देखिए हम लोग भी काटते हैं, क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी भी हम लोग भी काटते हैं और प्राकृतिक से भी कट जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। प्राकृतिक कारणों एवं मानव निर्मित कारणों के द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का बहाव हो जाता है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। चलिए हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए भी हम लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी हम लोग का ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में आ सकता है। ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स में आएगा, 5 या 4 मार्क्स में आ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या हम लोग का, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। क्या बोला, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्वामित्व आंसर कैसे लिखेंगे इसका, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया। क्या क्या, देखिए पहला हम लोग का व्यक्तिगत संसाधन। क्या आता है व्यक्तिगत संसाधन हम लोग का, ऐसे संसाधन जो व्यक्ति या निजी संपत्ति होते हैं, जैसे कि मकान, बाग, कुआं, भूमि, सब क्या हम लोग का व्यक्तिगत संसाधन है। यानी जो हम लोग का निजी, मतलब जिसको बोलेंगे हम लोग ऐसे संसाधन जो व्यक्ति या निजी संपत्ति हो, मतलब खुद का हो, क्या बोलते हैं हम लोग व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। उसका उदाहरण क्या कहते हैं, मकान आपका खुद का आता है, बगीचा भी आपका खुद का आता है, कुआं भी आपका खुद का आता है, भूमि भी आपका क्या आता है, खुद का आता है। सब क्या हम लोग का व्यक्तिगत संसाधन के अंदर आते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अगला हम लोग का सामुदायिक संसाधन। चलिए अगला हम लोग का है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन क्या आते हैं, ऐसे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय या सभी लोग कर सकते हैं, जैसे कि शमशान भूमि, तालाब, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, ये सब क्या हम लोग का सामुदायिक मतलब सामुदायिक संसाधन है। सब क्या हम लोग का सामुदायिक संसाधन, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि सबके लिए है। ये क्या है, सबके लिए है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। क्या क्या जाएगा इसका उदाहरण, शमशान भूमि हुआ, तालाब हुआ, पिकनिक स्थल हुआ, खेल का मैदान, ये सब क्या हम लोग का सामुदायिक संसाधन है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग का राष्ट्रीय संसाधन। देखिए ऐसे संसाधन जो देश की संपत्ति है अर्थात सरकार के अधीन में है, जैसे सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीव, सब क्या हम लोग का राष्ट्रीय संसाधन है। क्या क्या आ जाएगा, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीव संसाधन, सब क्या हम लोग का राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अभी क्या हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है अगला। अंतर्राष्ट्रीय किसे कहते हैं हम लोग, ऐसे संसाधन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती है, जैसे कि तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी के से बाहर खुले महासागरीय क्षेत्र, ये सब क्या हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। ऐसे संसाधन जो जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या कहते हैं, नियंत्रित करती है, जैसे कि तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से बाहर
खुले महासागर क्षेत्र, सब क्या हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है। देखिए आज विश्व में इस भागदौड़ की जिंदगी में सभी व्यक्ति अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं, अधिक से अधिक सामुदायिक वस्तुओं को पाना चाहते हैं, जिससे संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, मतलब जैसे कि संसाधन किसे कहते हैं हम लोग, जो वस्तु हम लोग को जरूरत को पूरा पूरा करता है उसको क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। ठीक है, सबको चाहिए, पैसा क्या हम लोग को जरूरत पूरा करता है, वो भी क्या हम लोग संसाधन है, क्या पैसा सबको चाहिए, तो इसलिए क्या करता है हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। चलिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, चलिए आगे क्या है इसको देखते हैं, इसका क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है। देखिए संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग से निम्नलिखित मुख्य समस्या उत्पन्न हो गई है, जैसे कि कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का दोहन हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ व्यक्ति लालच के कारण संसाधनों का दोहन हो रहा है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका संसाधन कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिसके कारण समाज अमीर और गरीब दो वर्गों में बंट गया है। मतलब समझिए कि जिसके पास ज्यादा पैसा क्या है अमीर, जिसके पास कम पैसा क्या है गरीब। इससे हम लोग क्या, हम लोग अंतर करते हैं कि वो अमीर है, इसका घर कम, मतलब इसका देखते हैं कि इसका बिल्डिंग है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग अमीर है, जिसके घर जिसका बिल्डिंग नहीं है तो उसका हम लोग गरीब बोलते हैं, तो हम लोग बांट दिए हैं। चलिए अगला अगला हम लोग का है, चलिए अगला हम लोग का संसाधनों का अनादुत शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा होगा, जैसे कि भूमि ताप, ओजोन परत क्षय एवं भूमि निम्नीकरण। इसका है ज्यादा उपयोग करने से क्या होगा, यह सब क्षति हो गया हम लोग का। चलिए अगला हम लोग का है प्रदूषण। देखिए प्रदूषण साधन के अत्यधिक उपयोग से पूरे विश्व में प्रदूषण की मात्रा लगातार वृद्धि हो रही है। अत्यधिक उद्योग के कारण, वाहनों का प्रयोग अत्यधिक इत्यादि के कारण प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही है। मतलब जैसे कि आजकल बहुत सारा गाड़ी, जैसे कि आप देखते हैं शहर वगैरह में क्या था, पूरा गाड़ी रहता है, तो क्या उससे क्या निकलता है, गाड़ी से हम लोग को धुआं निकलता, क्या था हम लोग को वायु प्रदूषण होता है, उससे क्या होता है हम लोग का वायु प्रदूषण में वृद्धि होता है। चलिए आगे देखते हैं कि देखिए इसमें अगर लिखा है कि आज संसाधनों का अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए क्या कर रहा है हम लोग, देखिए रोकने की आवश्यकता है, जिससे मानव के लिए बढ़ती समस्याओं को कम किया सकते, जिसके संसाधनों का हम क्या करते हैं हम लोग, यदि क्या करते क्या है उसको उसको कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, समस्या से क्या आ जाएगा हम लोग का कम हो जाएगा, अगर उसको हम लोग कम करेंगे तो क्या हम लोग का सारा समस्या क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, भूमि निम्नीकरण से क्या भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है। देखिए भूमि निम्नीकरण का अर्थ है कि प्राकृतिक तथा मानव निर्मित कारणों से मृदा की उर्वरा शक्ति में लगातार होने वाले कमी को भूमि क्षरण या फिर भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, भूमि निम्नीकरण या फिर भूमि क्षरण कहा जाता है। चलिए भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित कारण है, क्या क्या कारण है इसको देखते हैं अभी हम लोग। चलिए इसका पहला कारण क्या देखते हैं, वनोन्मूलन। देखिए आधुनिक विश्व में वनों का प्रतिशत में कमी होती जा रही है, कृषि के कारण एवं शहरीकरण के कारण वनों की मात्रा में कमी होती जा रही है। वनों वनों के नहीं होने से भूमि का निम्नीकरण बढ़ता जा रहा है। क्या कर रहा है, भूमि का निम्नीकरण बढ़ता जा रहा है। चलिए अगला कारण लिखते हैं, इसका देखते हैं, अति अति पशुचारण। देखिए भूमि पर अत्यधिक पशुचारण के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, मतलब भूमि पर क्या कर रहा है हम लोग, अत्यधिक पशु चरा रहे हैं। क्या कर रहा है, अत्यधिक पशु चरा रहे हैं, घास सब क्या हम लोग का मर जा रहा है, पेड़ पौधा सब घास क्या हम लोग का मर जा रहा है, मतलब घास को हम लोग उखाड़ फिर क्या कहते हैं हम लोग, घास वगैरह हम लोग का मर जाता है इससे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या हम लोग का खनन। क्या है खनन, देखिए अत्यधिक खनन के कारण, जैसे कोयला खनन, बॉक्साइट इत्यादि के खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। खनिजों के खनन से मिट्टी की मात्रा में कमी होती जा रही है। क्या हो रहा है, मिट्टी की मात्रा में कमी होती जा रही है। अत्यधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई, देखिए अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी क्या ऊपरी सतह जल के साथ बह जाते हैं। क्या होता है, ऊपरी सतह जल के साथ बह जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, देखा था अगला क्या हम लोग को, औद्योगिक जल विकास। औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ, उद्योगों से जो जल बाहर निकलता है उस जल का बहाव मिट्टी पर ही होता है और मिट्टी उसके साथ बह जाती है, या फिर मिट्टी में प्रदूषण कारक सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। देखिए यही सब कारण है कि उपयोग कारणों के द्वारा मिट्टी का क्या निम्नीकरण लगातार बढ़ती जा रही है। इन कारणों को कम करके हम भूमि को निम्नीकरण को रोक सकते हैं। ये सब कारण हम लोग काम करेंगे तो क्या होगा, हम लोग भूमि का निम्नीकरण क्या होगा, कम हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मृदा के संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, मतलब मृदा का संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग। मृदा का संरक्षण से अर्थ है कि मिट्टी की ऊपरी सतह अर्थात मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने से है। मृदा का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। देखिए मृदा का संरक्षण के लिए हम निम्नलिखित उपयोग उपाय किए जा सकते हैं, मतलब मृदा का संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये देखते हैं, बारी बारी देखते हैं। चलिए इसका पहला क्या लिखेंगे, पहला करने के लिए वृक्षारोपण, मतलब अधिक से अधिक क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। पेड़ों के रक्षक में खड़ा बनाना है, पेड़ को क्या करें हम लोग कतार से लगाएंगे, इस टाइप से लगा देंगे कतार से, तो क्या बोले उसको हम लोग रक्षक में लगाएंगे, यानी इससे हम लोग क्या होगा, पानी का बहाव आ जाएगा, क्या होगा हम लोग का पेड़ से क्या कर उसको रोक देता है, तो क्या बोले इसको हम लोग पेड़ों का रक्षक मेखला बोलते हैं इसको। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पशुचारण का नियंत्रण आते हैं हम लोग, सॉरी 3 नंबर चारगाहों का उचित प्रबंधन, क्या है चारगाहों का उचित प्रबंधन। अगला है पशुचारण का नियंत्रण। 5वां नंबर है रेतीले टीलों में कांटेदार झड़ियां लगाना। अगर रेतीले टीलों में क्या करना, कांटेदार झड़ियां लगा देंगे, उनसे भी क्या होगा, भूमि निम्नीकरण कम होगा। नेक्स्ट हम लोग का ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी नुमा करना, ढाल वाली भूमि पर क्या सीढ़ी नुमा खेती करना होगा। अगला 7वां खनन नियंत्रण। खनन नियंत्रण मतलब ज्यादा हम लोग को जो हम लोग का खनिज है उसको ज्यादा नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, हम लोग भूमि निम्नीकरण कम हो जाएगा, या फिर विक्षेपण हम लोग का हो जाएगा। अगला हम लोग का है बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन। चलिए अगला देखते हैं, अगला कारण है इसका औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात ही विसर्जित करना। औद्योगिक जल को क्या, उसको साफ करके हम लोग क्या करना होगा, उसको निकालना होगा। उपयुक्त उपाय के द्वारा ही हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जा सकता है। आज मृदा का संरक्षण बहुत ही आवश्यक था। चलिए दोस्तों थैंक यू। आप अगर वीडियो को लास्ट तक देखें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार आज आप इसी प्रकार आपको रोज एक एक चैप्टर का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए आज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।